धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और जहां रोजाना सामने आने वाली आपराधिक वारदातें इस बात की गवाही दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और हालत दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने कारनामों की वजह से पुलिस भी ये साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है कि वो अब रक्षक की जगह भक्षक बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ताजा मामला नोएडा से सामने आया है। पूरी कहानी विस्तार से आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि कैसे पुलिस वाले रक्षक की जगह भक्षक बन गए हैं, और साथ में यह भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की पुलिस आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। वो उस पर भारी होने की कोशिश कर रही है, वो उस पर भारी होने की कोशिश कर रही है, और कहानी जुड़ी हुई आ रही है नोएडा और गाजियाबाद से। ये दोनों जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं और इन्हीं जिलों में पोस्टिंग पाने के लिए हर पुलिस वाला मरा जाता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा पैसा बरसता है। ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि कैसे यहां पुलिस वाले ही नहीं, यहाँ के जो आला पुलिस अधिकारी हैं जिनके जिम्मे पूरा जिला चलाने की जिम्मेदारी है, वो भी आपस में वर्चस्व की लड़ाई में शामिल हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, ये सिलसिला पिछले मुसलसल 3 साल से चल रहा है, और ये शुरुआत नोएडा के एसएसपी ने की थी। तो क्या किया था नोएडा के एसएसपी ने, जिसके बाद ये जंग छिड़ गई है दोनों जिलों की पुलिस के बीच। तमाम तस्वीरें एक एक कर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं खास तस्वीर की तरफ। देखिए, जब मैंने कहा ना कि खास तस्वीर की तरफ चलते हैं, तो यहां मैं आपके सामने पुलिस वालों की तस्वीर नहीं रख रहा हूं, यह खबर रख रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग के बाद 12 जजों पर कार्रवाई कर दी गई। उनको समय से पहले रिटायर्ड करने के लिए, सेवानिवृत्त करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। इन लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लग रहे थे कि अपने कार्य में ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। तो फुल कोर्ट की एक मीटिंग हुई और उसके बाद तय किया गया कि 8 एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अपर जिला सत्र न्यायाधीश और इसके अलावा उनके कुछ अधीनस्थ अधिकारियों को समय से पूर्व रिटायर्ड कर दिया जाए, उनके घर भेज दिया जाए। शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि शासन आखिर इस रिपोर्ट पे मोहर कब लगाता है, या हाई कोर्ट के फुल कोर्ट के जरिए भेजे गए इस प्रस्ताव को नामंजूर कर देता है, सिफारिश को खारिज कर देता है। उसके पास अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 56C के तहत ये कार्रवाई करने की बात किन किन लोगों पे की गई है वो थोड़ा सा जान लीजिए। MACT जो एक होता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बना होता है, उसके जज के ऊपर की गई है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के एक एडीजे पे की गई है, आगरा के एक एडीजे पे की गई, कौशाम्बी के एक एडीजे पे की गई, वाराणसी नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वहां के एडीजे पर भी की गई है। उन्नाव जहां पर आपने देखा हो ना उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और उसके परिवार के साथ क्या क्या हुआ, और कुलदीप सिंह सेंगर कैसे जेल में पड़ा हुआ है, उसी उन्नाव की बात कर रहे हैं। गोरखपुर आदित्यनाथ योगी का गढ़, यहाँ के भी एक एडीजी पर एक्शन लेने के लिए सरकार को सिफारिश की गई है। मुरादाबाद के एक सीजीएम पर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा कानपुर के सीजीएम पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, और फतेहपुर के कुछ कोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। कब एक्शन लिया जाएगा कुछ पता नहीं, लेकिन इसी खबर में इस तस्वीर को देखना बेहद जरूरी है। लेकिन यह तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं आ रही, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा कुछ हुआ है, वो भी देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में कारोबारी से 40,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले जज को बर्खास्त कर दिया गया। जी हां, टर्मिनेट कर दिया गया। वो काफी समय से सस्पेंड चल रहा था। हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पे भाजपा की सरकार। सुंदरनगर यहां का एक इलाका है। यहां के एक सीनियर सिविल जज हैं जिनका नाम है गौरव शर्मा। उनको बर्खास्त करने की सिफारिश हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने की थी, और उसी फुल कोर्ट के आदेश पर यहां की सरकार ने मोहर लगा दी है। काफी समय से ये सस्पेंड चल रहे थे, अब इनको बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप लग रहा है कि चेक बाउंस का एक मामला था, उसको निपटाने के चक्कर में, उसमें पैसा दिलवाने के एवज में इन्होंने कारोबारी जिसका नाम अश्वनी है उससे 40,000 रुपए की रिश्वत अपने घर पर बुलाकर ली थी। जब ये रिश्वत ले रहे थे उसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इनको पकड़ लिया था। 31 मार्च 2017 को ये मामला सामने आया था, तब से बर्खास्त चल रहे थे। ये पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं और अब इनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जज साहिबान का क्या हाल है। अब आपको बताते हैं पुलिस की कहानी, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सारे मामले।
पहला मामला मैं कानपुर से आपके सामने रख रहा हूं, बाद में नोएडा पुलिस पर आऊंगा। कानपुर पुलिस को चकमा देकर रेप का एक आरोपी, वो भी नाबालिग लड़की से रेप का एक आरोपी, कोर्ट से फरार हो गए और पुलिस वाले बाद में वकीलों के चैम्बर में घुसकर उसको तलाश करने की नौटंकी, ड्रामेबाजी या कोशिश करते रहे, जो भी आप कह सकते हैं। कानपुर देहात का अकबरपुर थाना है। अकबरपुर थाने की पुलिस ने फरवरी 2021 में एक आरोपी को पकड़ा जिसका नाम है पवन गौतम उर्फ गुड्डू। इसको पकड़ा गया था अपने ही रिश्तेदार की एक नाबालिग लड़की से रेप करने के आरोप में। ये पवन गौतम उर्फ गुड्डू आजमगढ़ के फूलपुर का रहने वाला है। अब ये माती जेल में बंद है। जब भी इसकी तारीख पड़ती है तो इसको कोर्ट लाया जाता है। उसी सिलसिले में पुलिस इसको कोर्ट लेकर आई थी और ये फरार हो चुका है। वरना आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तो जब गोलियां पास नहीं होती ना, बदायूं का वीडियो आपने देखा होगा ना, जहां दरोगा कहता है धाएं धाएं, मुंह से ही आवाज निकाल के लोगों का एनकाउंटर कर देती है। वरना एनकाउंटर के नाम पे तो पता नहीं कितने लोगों को आज तक मारी चुकी है और रोजाना घायल करती रहती है। पैर के नीचे सबको गोली मारती है, एक ही जगह सबको गोली लगती है और यहाँ ये फरार हो जा रहा है, उसको वो संभाल भी नहीं पा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस वालों पर कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन आखिर कब तक पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी और उनको बहाल किया जाएगा और ऐसी वारदातें होती रहेंगी। नोएडा वाली खबर कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। देखिए, अब शुरुआत करते हैं नोएडा वाली खबर की। तो नोएडा वाली खबर के मुताबिक जो अखबार में छपा है, सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। नोएडा पुलिस के पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह ने यहाँ एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनका नाम है शावेज खान, उनको टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया। जाओ भैया अपने घर जाओ, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक सिपाही है जिसको जो है हेड कांस्टेबल भी बताया जा रहा है, अमरीश कांत यादव, उसको भी टर्मिनेट यानी कि बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा 9 पुलिस वालों को बताया जा रहा है लाइन हाजिर या सस्पेंड किया गया। यहाँ पहला सवाल ये पैदा होता है कि शाबेज खान है तो टर्मिनेट और अमरीश कांत यादव है तो टर्मिनेट, और इसके अलावा जो 9 पुलिस वाले हैं क्या वो कोई और हैं, यानी कि मुस्लिम नहीं है, यादव नहीं है, इसलिए उनको लाइन हाजिर या सस्पेंड किया गया। पहला सवाल ये उठ रहा है, लेकिन सवाल उठाएंगे बाद में, पहले जानकारी ले लीजिए। ये कार्रवाई गाजियाबाद की इंदिरा पुलिस के हत्थे चढ़े एटीएम हैकर्स से हुई पूछताछ के बाद की गई है। बता दें आपको, कुछ दिन पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने कुछ एटीएम हैकर्स को पकड़ा। उनसे हुई पूछताछ के बाद पता चला कि नोएडा की जो एसओजी टीम है उसने इनसे 20 लाख रुपए हड़पे हैं, ले लिए इनसे 20 लाख रुपए। एक कार ले ली क्रेटा। हुआ यूं कि अगस्त के महीने में ये नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। तो इन्होंने नोएडा पुलिस को कहा कि भैया पकड़ के क्या करोगे, पैसा ले लो। तो नोएडा पुलिस ने बता रहे हैं जो एसओजी टीम है उन्होंने कहा 50 लाख दे दो। तो इनके पास 50 लाख तो थे नहीं, 10 लाख नगद थे, 10 लाख इन्होंने दे दिए। फिर इनको अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद 10 लाख रुपए और दे दिए और कहा कि और कुछ दे नहीं पाएंगे। तो पुलिस वालों ने कहा और कुछ नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे जो नई नवेली कार खड़ी है ये भी तुमने लूट के पैसों से ही खरीदी होगी, तुम्हारे पास कहाँ से पैसे रहे, तुम तो लोगों को लूट ही रहे हो ना, एटीएम हैक कर करके। तो एक कार भी हम ले जा रहे, तो कार भी पुलिस वाले ले गए थे। ये मामला इंदिरापुरम पुलिस के हत्थे चढ़े एटीएम हैकर्स ने किया। इसके बाद जो गाजियाबाद के एसएसपी हैं पवन कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट डीजीपी मुकुल गोयल को भेज दी और डीजीपी मुकुल गोयल के आदेश पर अब नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह ने इन दोनों पुलिस वालों को, जिसमें एक इंस्पेक्टर है एक दीवानजी है, उनको टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया और इसके अलावा बाकी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। ये एक लाइन में खबर सामने आ रही है, पर क्या इस खबर को एक ही लाइन में समझा जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस में तो चल रही है वर्चस्व की लड़ाई। देख लीजिए कैसे वर्चस्व की लड़ाई कब और कैसे शुरू हुई। अगर उस पर नजर डालने की कोशिश करें तो सबसे पहली खबर हमारे सामने ये आती है। यह 27 सितंबर 2018 की खबर। उस वक्त नोएडा के एसएसपी हुआ करते थे अजय पाल शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इनका भाई भी एक आईएएस ऑफिसर है और ये खुद आईपीएस ऑफिसर है, पंजाब के रहने वाले हैं और अपने आप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते हैं। इन पर एक महिला जो है वो इनकी पत्नी होने का भी आरोप लगा रही थी, वकील थी वो महिला। दुनिया भर के वो ड्रामे इनके चलते रहे, खैर वो छोड़िए, वो एक अलग मुद्दा है। और गाजियाबाद के एसएसपी हुआ करते थे वैभव कृष्ण, जिनके नाम पर लोग कस्में खा लेते हैं कि बाकी में बहुत ईमानदार आदमी है। लेकिन हमारा कहना यह है कि ईमानदार सिर्फ पैसे का ही नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर का भी, चरित्र का भी आदमी को ईमानदार होना चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, 27 सितंबर 2018 को नोएडा के सेक्टर 24 थाने पर तैनात इंस्पेक्टर पंकज पंत
जो वहाँ के एसएसपी अजयपाल शर्मा का एक जो है चेला बताया जा रहा है, वो पहुंच जाता है गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही एक शराब की फैक्ट्री का भंडा फोड़ कर देता है। इसके बाद वहाँ का जो थानेदार है ट्रोनिका सिटी का श्यामवीर सिंह, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके साथ एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है, एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया जाता है। और इसके बाद बताते हैं कि वैभव कृष्ण और अजयपाल शर्मा के बीच फोन पर होट टोक हो जाती है और यहीं से दुश्मनी की तलवारें खींच जाती हैं, क्योंकि दूसरे जिले की पुलिस जब दूसरे जिले में जाके कोई कार्रवाई करती है तो कम से कम उस जिले की पुलिस को संपर्क में तो ले लेती है, कम से कम आला अधिकारी को तो संपर्क में ले ही लेती है। लेकिन ये जानबूझ के वैभव कृष्ण को डाउन करने के लिए छापेमारी की गई थी, ऐसा वैभव कृष्ण का कहना था। और अजयपाल शर्मा जो है वो कुछ और कहानी इस पूरे मामले में बता रहे थे। ये तक बताया गया था कि कुख्यात बदमाश है, वो जेल में बंद है और उसी के गुर्गे यहाँ बैठकर ये पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं। उसी के बाद से ये रंजिश लगातार बढ़ती चली गई। आगे जाके रंजिश उस समय सामने आई जब ये खबर उभर के सामने आई, जब जो है 12 सितंबर 2021 की, जी हाँ अभी 2-3 महीने पहले की खबर है। नोएडा के बिसरख थाने में तैनात एक दरोगा जिसका नाम है विचित्र सिंह, वो और उस समेत 2 पत्रकारों के खिलाफ एक मुकदमा गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में दर्ज कर दिया गया, जिसमें लिखा गया कि श्याम पार्क एक इलाका है, वहां के एक व्यापारी हैं जिनका नाम है मयूर सिंघल, वो अपनी एलईडी बेचने के लिए गए और इन दरोगा ने और उन दोनों पत्रकारों ने मिलकर इनके साथ मारपीट की, इनकी एलईडी लूट ली और उनके पास जो पैसा था वो लूट लिया। यानी कि दरोगा के खिलाफ, नोएडा के दरोगा के खिलाफ गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया जो दिल्ली में वेब पोर्टल चलाता था, जबकि एक पत्रकार और आरोपी दरोगा अभी तक इस मामले में फरार चल रहे हैं। अब ये दूसरी खबर देखिए, यह आ जाती है 25 अक्टूबर की। तो जब साहिबाबाद पुलिस ने नोएडा पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तो नोएडा पुलिस ने भी बदला लेने के लिए अपने यहाँ के फेज 3 थाने में गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जी हाँ, वही इंदिरापुरम पुलिस जिसने अभी एटीएम हैकर्स पकड़े हैं और उन्हीं एटीएम हैकर्स से हुए खुलासे के बाद एसओजी की पूरी टीम को वहाँ पे एक्शन का सामना करना पड़ा है। शावेज खान इंस्पेक्टर और उमा जो कांत यादव सिपाही है उसको बर्खास्त कर दिया गया है। उसी इंदिरापुरम थाने की पुलिस के 4 पुलिस वालों समेत 6 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की फेज 3 थाने में, जिसमें कहा गया कि गढ़ी चौखंडी का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है लीलू। उसका कहना है कि 4 पुलिस वाले आए इंदिरापुरम थाने के, उनके साथ 2 लोग उनके गांव के भी थे, उठा के ले गए, इंदिरापुरम थाने में बैठाया और 5-5 लाख रुपए के इससे चेक ले लिए। इसलिए कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है ये नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के बीच लंबे समय से चल रही है, 2018 से चल रही है। लेकिन क्या ये लड़ाई आला अधिकारियों के बीच में भी चल रही? आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, जो चीज़ें हमारे पास हैं अगर उन्हें आपके सामने रखें तो उनके आधार पर साफ तौर पे कहना कुछ भी गलत नहीं है कि ये लड़ाई पुलिस के आला अधिकारियों के बीच भी चल रही है। जैसा मैंने आपके सामने 2018 वाली उस खबर का जिक्र किया, उस वक्त गाजियाबाद के एसएसपी वैभव कृष्ण हुआ करते थे और नोएडा के एसएसपी हुआ करते अजयपाल शर्मा। बाद में वैभव कृष्ण का ट्रांसफर हो गया, वो पहुंच गए नोएडा और जैसे ही वो नोएडा पहुंचे वैसे ही उन्होंने अजयपाल शर्मा और उनके जो चेले चपाटे पत्रकार हैं या जो उन्होंने गुर्गे पाल रखे थे उनका बैंड बजाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगता है वो बैंड वाली बात आपके सामने रखी जाए उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए। देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू है तो कमिश्नर के पास पावर ज़्यादा है। आलोक कुमार सिंह वहाँ के कमिश्नर हैं। गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं पवन सिंह, उनके पास उतनी पावर थोड़ी है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो ये हाल फिलहाल की भी कार्रवाई हुई है इसमें गाजियाबाद के एसएसपी पवन सिंह की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आलोक कुमार सिंह को अंडर एस्टिमेट करते हुए सीधे डीजीपी को रिपोर्ट भेज दी और वो अड़े रहे और उन्होंने नोएडा पुलिस की एसओजी पर कार्रवाई करा के ही दम लिया। ये दिखा रहा है कि कमिश्नर और एसएसपी के बीच तालमेल नहीं था, वरना मामला उतना नहीं फैलता। पुलिस वालों के तो रोजाना ऐसे मामले पकड़े जाते हैं। इस मामले में एक बात और गौर करने लायक है कि क्या एसओजी का प्रभारी शावेज खान अकेला ये सब कर रहा था? क्या कमिश्नर ऑफिस तक इस पूरे मामले के तार नहीं जुड़े हुए थे? अब दावा किया जा रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी खंगाली जा रही है, कहाँ कहाँ इनके पास जमीन जायदाद है, कितना इन्होंने पैसा बना लिया है, ये सब जांच डीसीपी क्राइम को सौंपी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अकेला शावेज खान ये सब कर रहा था या उसके साथ 2-4 सिपाही मिलकर कर रहे थे? क्योंकि एसओजी की टीम कमिश्नर के अंडर में ही सीधे तौर पे काम करती है। तो क्या तार वहां तक जुड़ रहे थे? अपने आप को बचाने के लिए इन पे एक्शन किया गया? ये भी एक सवाल है।
लेकिन आप कुछ और खबरों पे नजर डाल लीजिए। 24 अगस्त 2019 की एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें पत्रकार चंदन राय, जिसमें पत्रकार सुशील पंडित, जिसमें बताया गया कि एक और पत्रकार उदित गोयल, और इसके अलावा एक और पत्रकार बताया गया नीतीश पांडे। इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और इनका एक और साथी फरार बताया गया कि ये कैसे पुलिस वालों पर दबाव बनाते थे, उनको अपने साथ मिला लेते थे, आला अधिकारी जो प्रशासन के थे उनको अपने साथ मिलाते थे और दबाव बना लेते थे और बाद में लाखों करोड़ों के वारे नियारे करते थे। इनके पास से फॉर्च्यूनर ये वो पता नहीं क्या क्या बरामद होने का दावा किया गया। डीएम उस वक्त हुआ करते थे बीएन सिंह, जिनको बाद में कोरोना की मीटिंग के दौरान आदित्यनाथ योगी ने डांट दिया था और हटा भी दिया था जिले से। बताया जाता है बीएन सिंह राजनाथ सिंह के करीबी हैं, इसलिए आदित्यनाथ योगी उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। तो उन्हीं बीएन सिंह डीएम के साथ बैठकर वैभव कृष्ण एसएसपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पत्रकारों के इस बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया था और सीधे तौर पे ये दिखाने बताने की कोशिश की थी कि ये असल में पहले जो एसएसपी थे अजय पाल शर्मा, उनके गठजोड़ में, उनके संरक्षण में फल फूल रहे थे। इसके अलावा अगला उन्होंने जो खुलासा किया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक दावा किया कि ज़िले बेचे जा रहे हैं और ज़िलों खरीदने के बाद जो एसएसपी बनते हैं अजय पाल शर्मा टाइप के लोग, वो बाद में थानों को बेच के मोटा खुलासा करते हैं। उनके इस खुलासे से हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में उनका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया जिसमें एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा था। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ईमानदारी सिर्फ पैसे की नहीं होनी चाहिए, चरित्र की भी होनी चाहिए। उसके बाद वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाद में वैभव कृष्ण के जो आरोप थे उनकी जांच शुरू की गई। जांच के बाद विजिलेंस की टीम ने अजय पाल शर्मा को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी। आज तक वो सिफारिश कहाँ है, उस पर कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन अजय पाल शर्मा की शख्सियत पर जब हम सर्च करेंगे तो बहुत सारे विवाद उनसे जुड़े हुए सामने आ जाते हैं, क्योंकि वैभव कृष्ण का यह तक कहना था कि जेलों में बैठे हुए अपराधियों के साथ मिलकर एसएसपी रहते हुए अजय पाल शर्मा ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर पूरा एक गैंग बना रखा था और वो उनके जरिए उगाई कर रहे थे, बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि सिर्फ पुलिस वालों के ही बीच ही नहीं, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनके बीच भी एक वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है और उस लड़ाई की शुरुआत हुई थी नोएडा से ही। अजय पाल शर्मा ने जब गाजियाबाद में पहली रेड कराई और शराब की फैक्ट्री पकड़वाई। अब देखना दिलचस्प होगा जो ये नया खुलासा हुआ है, इसके बाद क्या सिर्फ शावेज खान को ही बलि का बकरा बना के छोड़ दिया गया है या इसके अलावा और भी लोगों पर कोई एक्शन लिया जाएगा। ये कमिश्नर जो बने बैठे हैं आलोक कुमार सिंह, क्या इन पे भी कोई एक्शन लिया जाएगा या अपनी भी कोई जिम्मेदारी लेंगे या पूरे मामले को दबा दिया जाएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।